नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति। और क्या कुछ मिडिल ईस्ट में चल रहा है, गज़ा में क्या चल रहा है, लेबनान में क्या स्थितियां हैं, इजराइल क्या कुछ कह रहा है, उसके एक फटाफट अपडेट ले लेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच किस तरह की बातें कही जा रही हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे, वो अपडेट भी आपको बता देंगे। 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में किस तरह की स्थितियाँ रही हैं, एक दो मुद्दे जो हैं वो भारत से भी जुड़े हुए हैं, वो भी हम आपको जानकारी दे देंगे। साथ ही जो अमेरिका ने अब कहा है, ट्रंप की तरफ से जो कहा गया है कि अब वो मुस्तफा खामनेई से मिलने के लिए तैयार हैं अगर कोई डील हो रही है। वैसे तो वो नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अगर मिलते हैं मुस्तफा खामनेई से, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, गर्व की बात होगी। तमाम बातें, किस तरह के बयान हैं इन सब के बीच, ये भी हम बातचीत करेंगे। और क्या कुछ अमेरिका ने कहा वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था तो अमेरिका ईरान के बीच समझौते को लेकर, डील को लेकर, तब उन्होंने कहा कि वो मुस्तफा खामनेई से, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। और मैं सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलना नहीं चाहता, मैं सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुलाकात होगी तो मुझे गर्व होगा। अगर डील हो जाती है तो मुलाकात संभव है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी संभावित मुलाकात से कोई दिक्कत नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके सामने या उनसे बहुत इज्जत से पेश आऊँगा। अब ये बात भी खैर बताने वाली तो नहीं थी, लेकिन बता दी गई उनकी तरफ से। एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है, उन्होंने ये भी कहा कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, जिसके लिए कहा जाता है कि करीब करीब 60% तक वो एनरिच हो चुका है, उसे लेने के लिए सेना उतारने की बात कही जा रही थी, सेना भेजने की बात कही जा रही थी। तो आखिर में ये योजना खारिज कर दी गई है। सेंटकॉम की तरफ से ये योजना बना के दी गई थी, वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये योजना ट्रंप को बनाकर दी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर ये खारिज कर दी गई है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। अमेरिकी सैनिकों की जान जाने की आशंका है। शुरुआत में जब ये बात आ रही थी कि अमेरिका ने पूरी तैनाती कर ली है, 30 मिनट का एक ऑपरेशन बना लिया गया है, 30 मिनट के इस ऑपरेशन में अंदर जाया जाएगा, सीधे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन पर हमला किया जाएगा और उसके बाद सेना नीचे जाएगी, एनरिच्ड यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेगी और वापस लौट आएगी। अब ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सैनिकों की जान का खतरा है, इस वजह से इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। 24 घंटे में क्या कुछ अपडेट हुआ है। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, इसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। टर्मिनल 1 को नुकसान पहुंचा है, एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है, 63 लोग घायल हुए, कई की हालत गंभीर है। एक और बड़ा कि इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर भी लागू है और इन सब के बीच हमले भी लगातार दोनों तरफ से जारी हैं, खासतौर पर इजराइल की तरफ से। तो कई इलाकों में ड्रोन और हवाई हमलों की खबरें हैं। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। मतलब ये ऐसा सीज फायर है जिसमें हमले हो रहे हैं, ये ऐसा युद्ध विराम है जिसमें युद्ध चल रहा है। ठीक। ट्रंप और अमेरिकी संसद में टकराव की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव पास कर लिया है। यानी अब अगर ट्रंप को, इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो में समझाया कि अमेरिका का एक सिस्टम है, अमेरिका का एक संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर किसी राष्ट्र के खिलाफ आपको सैन्य कार्रवाई जारी करना है या जारी रखना है तो फिर आपको संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो निचले सदन ने इस बात को मतलब इसे लेकर ये साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। फिर भी अगर उन्हें युद्ध जारी रखना है, ईरान पर हमले करते रहना है, तो उन्हें जो है कि वो परमिशन लेनी पड़ेगी। ट्रंप ने इसे देश हित के खिलाफ बताया है। मिडिल ईस्ट में तनाव है, सीज फायर की उम्मीदें हैं। इसके बीच जो कच्चे तेल की कीमतें, उसमें बहुत मामूली गिरावट आई है, वो जान लीजिए। ब्रेंट क्रूड जिसे आप कहते हैं, उसमें 0.69% की गिरावट है, करीब करीब $97.14 प्रति बैरल ही पहुंच गया, जो 120 तक बीच में पहुंचा था। और WTI पर जो क्रूड है वो 0.65% गिरकर $95.40 प्रति बैरल पहुंच गया। ये 24 घंटे के अपडेट हैं। अब हाल फिलहाल आज सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है वो जान लीजिए। यूएई ने वेस्ट बैंक में जो इजरायली हमला हुआ है, इजरायली कब्जा हुआ है, उसकी निंदा की है। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ये वही देश हैं जिनसे अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा था कि वो इजराइल के प्रति थोड़ी नरमी बरतें और इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सुधारें। तो यूएई ने ये कहा है कि इजरायली बस्तियों के विस्तार, फलस्तीनियों को जबरन हटाने और अल अक्सा मस्जिद में जो इजरायली बसे हैं उसकी घुसपैठ, एक तरह से घुसपैठ करके वहाँ पर बसे हुए हैं, उसकी निंदा की गई है। यूएन का जो मुख्यालय है उसमें यूएई ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक खुलेआम उल्लंघन है और यूएन को इस पर ध्यान रखना चाहिए। ईरान ने जर्मनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई,
उन्होंने जर्मनी के व्यवहार को गजा और ईरान में के मुद्दे को लेकर बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और बड़ा शब्द इस्तेमाल किया, पाखंड। जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि पाखंड भरा व्यवहार है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है यूएनएससी की अस्थायी सीट हासिल करने में जर्मनी की नाकामी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कड़ी नाराजगी को दिखाती है। और भारी भरकम जो हथियार हैं इजराइल को अगर किसी ने दिए हैं तो वो जर्मनी ने दिए, नरसंहार करने वाले। इधर इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के कमांडर को उसने ढेर कर दिया। ये सुबह ये दोपहर का करीब 1:30 बजे का ये अपडेट है। आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, उसका ये दावा कि हिजबुल्लाह के इंजीनियरिंग यूनिट का जो कमांडर है अब्द हरब को मार गिराया गया है। अब्द हरब दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक तैयार करने में शामिल रहा है। इजरायली सेना का दावा यह भी है कि लितानी नदी के उत्तर में सक्रिय हिजबुल्लाह लड़ाके को भी मार दिया गया है। और नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान सीज फायर पर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। सीज फायर की बातें दोनों तरफ से कर दी गई, हमले दोनों तरफ से जारी हैं। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह उसके जवाब दे रहा है। अब समझौते की बात से जो नेतन्याहू हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। और अमेरिका की मध्यस्थता के चलते ये लेबनान में सीज फायर हुआ था। तो फिलहाल कोई समझौता नहीं है, हिजबुल्लाह इसका विरोध कर रहा है। नेतन्याहू ये कह रहे हैं सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में कि फिलहाल कोई समझौता नहीं है, हिजबुल्लाह इसका विरोध कर रहा है, इसलिए मैं अभी कोई फैसला नहीं ले रहा हूं। अगर वो मान जाते हैं तो मैं आपकी मंजूरी के लिए आऊँगा, मतलब सदन के पास वो दोबारा पहुंचेंगे। इधर अमेरिका की नाकेबंदी चल रही है, होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी चल रही है। अमेरिका के जो नौसैनिक हैं वो वहाँ पर तैनात हैं। और इसके मद्देनज़र ये हुआ है कि ईरान से खबर ये है कि ईरान इराक के ज़रिए अपना जो व्यापार है, अपना जो मूल धंधा है, वो उस तरह से चला रहा है इराक के रास्ते। ईरान ने ओमान के खासाब बंदरगाह को एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन वहाँ अब जहाज़ों की चूँकि भीड़ बढ़ गई है, इस वजह से जो कुछ सामान है, पहले जैसे कार हो गई, वो पहले यूएई के बंदरगाह तक पहुँचाई जा रही थी, फिर गैर ईरानी जहाज़ों के ज़रिए इराक के कसर बंदरगाह इन्हें ले जाया जाता है। और फिर ईरान के लिए ये एक नया ट्रांजिट रूट, एक तरह से ईरान ने एक वैकल्पिक रूट तैयार किया इराक के रास्ते। ओमान के बाद इराक के रास्ते अभी उसका व्यापार चलने की खबरें कही जा रही हैं। खासाब रूट और महंगा हो गया है, एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो भी देना पड़ रहा है, ये भी एक वजह है। इधर ईरान ने बच्चों की मौत पर यूएस और इजराइल को घेरा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं बघई, उन्होंने गजा, वेस्ट बैंक, बेरूत और ईरान समेत कई जगहों पर बच्चों की मौत को लेकर इन दोनों को, अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाया है। बच्चों की मौत का मामला पहले भी ईरान उठाता रहा है। जब वो समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे विमान में, बच्चों की तस्वीर और उनका सामान लेकर, मासूम बच्चों को किस अपराध की सजा दी जा रही है, पोस्ट में बघई लिख रहे हैं। गाजा, वेस्ट बैंक से लेकर बेरूत, मिनाब और तेहरान तक अमेरिकी और इजरायली बम और मिसाइलों से बच्चे मारे गए हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। और ईरान ने एक और बड़ी बात कही है कि अमेरिका को ईरान की ताकत माननी ही होगी। ये बात अब्बास अरागची कह रहे हैं, जो एक बड़े चेहरों में शामिल हैं। मुस्तफा खामनेई के बाद अगर बड़े चेहरों की बात कर ली जाए तो उसमें अब्बास अरागची, और वही ज़्यादातर इंटरनेशनल मीडिया के सामने आना या अपने तरीके से अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए मैसेज देना, वो अब्बास अरागची लगातार कर रहे हैं, विदेश मंत्री हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका को ईरान की हकीकत उसकी माननी पड़ेगी, ताकत माननी पड़ेगी। अमेरिका को ईरान के साथ क्षेत्रीय और व्यापक स्तर पर रिश्ते बनाने होंगे। वॉशिंगटन को धमकी और दबाव के बजाय आपसी हितों के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। हालांकि ये बात है कि ईरान काफ़ी नुकसान इसका झेल रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान का जो तेल निर्यात है वो बुरी तरह से गिरा है। शिपिंग इंडस्ट्री जनरल लॉयड्स लिस्ट, इसकी एक रिपोर्ट है मई के महीने की। कच्चे तेल का जो निर्यात है वो 24% गिर गया है। मई का निर्यात अप्रैल तक के 12 महीने के औसत से 87% कम रहा है। ठीक है, बिजनेस लगातार ईरान का कम हो रहा है। और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के बाद ईरान अब बड़े VLCC टैंकर की जगह छोटे तेल टैंकर का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जो बड़े जहाज़ हैं, बड़े शिपयार्ड हैं, उन्हें अमेरिकी जो नौसैनिक हैं वो रोक भी ले रहे हैं और कब्जे में भी ले रहे हैं। अब अगर बात कर ली जाए, एक और बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त दक्षिणी लेबनान। यहाँ पर इजराइल ने हमला किया है, 4 लोगों की जान जाने की खबर है। शुक्रवार तड़के ये पूरा हमला किया गया, 4 लोगों की मौत हुई है, ये समाचार एजेंसी कह रही है लेबनान की। तो ये भले ही युद्ध विराम की बात कही जा रही हो, पीस की बात कही जा रही हो, इस पीस के बीच में पावर का खेल दिखाने की जो स्थिति है वो लगातार चल रही है।
पहले इजराइल हमला करता है और बदले में हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। ये पूरा मिडिल ईस्ट का इस वक्त का अपडेट हो गया। खास तौर पर हमने ये भी बताया कि ट्रंप के बयान, दावे वो किस तरह से बदले हैं, इसको लेकर भी हमने अपडेट आप तक पहुंचाया है। आगे भी मिडिल ईस्ट का टेंशन और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, आप पर कैसे वो असर करेगा, इसको लेकर भी हम बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार।